नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स डियर। आज हम लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और आज हम पार्ट 2 में लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बेस्ड हैं वो हम करने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में आपका लीगल प्रिंसिपल क्या बोलता है। लीगल प्रिंसिपल बोल रहा है द नोटिस फॉर ऑक्शन और सेल ऑफ गुड्स इज ओनली एन invitation to offer and not an offer in itself under the law of contract. राइट, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि अगर ऑक्शन की नोटिस दी जाती है या सेल ऑफ गुड्स के मामले में इनविटेशन दिया जाता है, इनविटेशन टू ऑफर दिया जाता है, तो ये ऑफर नहीं होता है, ये केवल एक इनविटेशन टू ऑफर होगा। ये बात आपका लीगल प्रिंसिपल जो है ये बोल रहा है। डियर, कैसे हम लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके लिए मैंने जो लीगल रीजनिंग की ट्रिक्स होती हैं, जो चीज़ें होती है, ऑलरेडी इसके लिए वीडियो डाला हुआ है और लीगल रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए भी ऑलरेडी जो है आपका पार्ट 1 पड़ा हुआ है। तो आप प्लीज़ उसको देखने के बाद ही ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। तो हमें केवल लीगल प्रिंसिपल को राइट मानना है, हमें उसके अलावा कुछ भी अपनी नॉलेज यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए फैक्ट्स क्या गिवन है। फैक्ट्स में यहाँ बोल रहे हैं उदय पुट्स अप एन एडवर्टाइजमेंट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस ऑफ सेलिंग the house at a price of rupees 50 lakh. Saif sees that advertisement and goes to the Uday with the money to buy the house. Uday refuses to sell the house to Saif. Saif sues Uday for the breach of the contract. तो यहाँ पे उदय ने एडवर्टाइजमेंट दिया अपने घर को सेल करने के लिए 50 लाख रुपीज में। एडवर्टाइजमेंट जो उसने दिया है, सैफ उस एडवर्टाइजमेंट को देखता है और देखने के बाद उदय के पास पैसे लेकर जाता है उस घर को बाय करने के लिए। उदय जो है अपने घर को बेचने के लिए मना कर देता है सैफ को। सैफ जो है उदय के ऊपर केस डाल देता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है केस कर देता है। तो आपको अब जो है कंक्लूजन्स देखने और राइट कंक्लूजन्स जो है वो आपको विड्रॉ करना है कि राइट कंक्लूजन कौन सा है। तो डियर, आपकी स्क्रीन पे कंक्लूजन है उदय मस्ट सेल हिज हाउस टू सैफ एट द एडवर्टाइज्ड प्राइस। उदय को अपना घर सैफ को एडवर्टाइज प्राइस पे बेच देना चाहिए। सैफ वुड बी एबल टू गेट डैमेजेस फ्रॉम उदय फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सैफ को जो है उदय से डैमेजेस मिलेंगे क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। सी पॉइंट है नो लीगल रेमेडी इज अवेलेबल टू सैफ एज द एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेल ऑफ द हाउस वाज मेयर इनविटेशन टू ऑफर। कोई सैफ को लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट था हाउस को सेल करने का वो केवल इनविटेशन टू ऑफर है। द कोर्ट कुड डिसाइड द राइट प्राइस फॉर द सेल ऑफ द हाउस बाय उदय। तो डियर, आपको लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग राइट आंसर बताना और आई होप आपने राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। राइट आंसर यहाँ पर सी है क्योंकि साफ साफ यहाँ पे बोला गया था कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, वो ऑफर नहीं होता है कि उसको कोई भी एक्सेप्ट कर ले और वो प्रॉमिस बन जाए और प्रॉमिस के बाद कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल जो है वो इन्विटेशन टू ऑफर है, वो ऑफर नहीं है। तो ऑफर जब नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट नहीं होगा और जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं आती है। राइट डियर, तो यहाँ पर लीगल प्रिंसिपल को देखते हुए आपका जो सी आंसर है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लीगल प्रिंसिपल देख रहे हैं अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्स इनटू बाय द यूज ऑफ misrepresentation is voidable at the option of the other party। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया है क्योंकि सामने वाली पार्टी ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया था यानी कि झूठ बोला था, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल है, दूसरी पार्टी जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है। राइट, तो ये आपका लीगल प्रिंसिपल है। यहाँ पर फैक्ट्स देखते हैं। Lalit, with an intention to deceive Rahul into buying his cement factory, falsely
stated that factory is capable of producing 2000 kg of cement per day. ललित राहुल को धोखा देने के उद्देश्य से एक सीमेंट फैक्ट्री को बाय करने का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है. झूठ बोलता है कि फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है वो 2000 kg के सीमेंट को प्रोड्यूस करने की है, पर डे 2000 kg के सीमेंट को प्रोड्यूस करने की है. ये बात ललित जो है झूठ बोलता है, राइट, और राहुल उस फैक्ट्री को खरीदना चाहता है. However, in reality, the factory only has a production capacity of 500 kg per day. Rahul gets induced and agrees to buy the factory. राहुल जो है धोखा खा जाता है और फैक्ट्री को बाय करने के लिए रेडी हो जाता है, जबकि एक्चुअल में फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 500 kg पर डे है. क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? आपकी स्क्रीन पे ऑप्शंस हैं. द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड वन एंड राहुल मस्ट बाय द फैक्ट्री. कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और राहुल को फैक्ट्री बाय करनी चाहिए. द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ राहुल ड्यू टू मिसरिप्रेजेंटेशन बाय ललित. कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल है किसके ऑप्शन पे? अगर राहुल चाहेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है ड्यू टू मिसरिप्रेजेंटेशन बाय ललित, बिकॉज यहाँ पे जो ललित है उसने मिसरिप्रेजेंटेशन किया था. सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ड्यू टू फॉल्स क्लेम मेड बाय ललित इन रिलेशन टू हिज फैक्ट्री. कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है क्योंकि यहाँ पर ललित ने फॉल्स क्लेम किया हुआ है फैक्ट्री के बारे में. द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी रिड्यूस टू commensurate with the reduced production कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री. जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम है. उसको कंपनसेट करने के लिए फैक्ट्री का प्राइस कम किया जा सकता है. तो डियर यहाँ पे आपको इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसना है. आप कोई इमोशनल ट्रैप में आके डी ऑप्शंस राइट नहीं करना है. आपको आप में से कुछ लोगों को सी ऑप्शन भी सही लग रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्योंकि ललित ने फॉल्स क्लेम किया है, लेकिन यहाँ पे आंसर सी भी नहीं है, राइट, वैलिड तो हो ही नहीं सकता है. तो राइट आंसर यहाँ पे जो है आपका बी है. कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द राहुल ड्यू टू मिसरिप्रेजेंटेशन बाय ललित. तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा, राइट. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं. A contract made for unlawful consideration is void in law. अगर कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए किया जा रहा है तो वो लॉ में void होगा. चलिए फैक्ट्स को देखते हैं. गगन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद निखिल टू मर्डर हिज वाइफ प्रीति फॉर अ सम ऑफ ₹5 लाख. गगन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है निखिल के साथ कि उसकी वाइफ का मर्डर, वाइफ जिसका नाम प्रीति है उसका मर्डर किया जा सके, और बदले में उसको 5 लाख रुपीस देगा. गगन एग्रीज टू पे द अमाउंट टू निखिल इन रिटर्न ऑफ मर्डर. गगन जो है रेडी है निखिल को रिटर्न में मर्डर के बदले में अमाउंट पे करने के लिए. इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? आपकी स्क्रीन पे आंसर्स हैं. द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ निखिल ड्यू टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इट. द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ड्यू टू अनलॉफुल कंसिडरेशन. द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड निखिल मस्ट परफॉर्म द एक्ट ऑफ मर्डरिंग प्रीति. द कॉन्ट्रैक्ट इज अनसर्टेन एज द मैनर ऑफ मर्डरिंग प्रीति इज नॉट स्पेसिफाइड इन इट. तो लास्ट वाले में तो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन है क्योंकि प्रीति को मर्डर करने का जो है स्पेसिफाइड नहीं है. तो डियर ये तो ऑप्शन ही नहीं है, अनसर्टेन की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है. सी में यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और निखिल को उसको परफॉर्म करना चाहिए, प्रीति को मर्डर करने का जो एक्ट है वो परफॉर्म करना चाहिए. बी में कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है क्योंकि अनलॉफुल कंसिडरेशन है. और ए में कह रहे हैं द कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ निखिल ड्यू टू द रिस्क ऑफ इन्वॉल्व इन इट. तो अगर निखिल चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो सकता है क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पे आई होप आपने राइट आंसर पहचान लिया होगा डियर. बी है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्योंकि मर्डर करना अनलॉफुल होता है और यहाँ पे
मर्डर करने के बदले में पैसे देने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका वॉइड है, राइट डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विद द काउंटर प्रपोजल मेड बाय द पार्टी द ओरिजिनल ऑफर सीजेस टू एग्जिस्ट। जब सामने वाली पार्टी जो है काउंटर प्रपोजल कर देती है तो जो पहले वाली पार्टी का ओरिजिनल ऑफर है वो ख़त्म हो जाता है, वो सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाता है या कि ख़त्म हो जाता है। फैक्ट्स देखते हैं। बादल ऑफर टू सेल हिज कार टू प्रणव एट अ प्राइस ऑफ ₹3 लाख। अब यहाँ पे देखिए बादल ने प्रणव को ऑफर दिया है कि वो उसकी कार 3 लाख में खरीद ले। प्रणव ने रिप्लाई क्या दिया? प्रणव रिप्लाइज दैट ही इज रेडी टू बाय द कार एट ₹2.5 लाख ओनली। प्रणव ने कहा नहीं, वो उसकी कार खरीद तो लेगा लेकिन 3 लाख में नहीं, 2.5 लाख रुपए में खरीद लेगा। तो डियर आपको समझ में आया, बादल ने प्रणव को ऑफर दिया, प्रणव ने ऑफर लेने से ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए टर्म एंड कंडीशन लगा दी कि 50 लाख जो 50,000 प्राइस है वो उसका कम कर दिया जाए। तो टर्म एंड कंडीशन लगाने का मतलब एक्सेप्टेंस जो थी अनक्वालिफाइड नहीं है, यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन लगा दी, यानी कि काउंटर ऑफर जो है दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बादल का ओरिजिनल ऑफर प्रणव के काउंटर ऑफर से कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब प्रणव बादल को ऑफर दे रहा है एक नया 2.5 लाख रुपीस में कार बेचने का। बादल के ऊपर है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो बादल रिफ्यूजेस टू सेल एट दैट प्राइस, बादल ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। लेटर प्रणव गोज टू द बादल विद ₹3 लाख टू बाय द कार। बाद में प्रणव जो है बादल के पास जाता है कि वो 3 लाख में कार बाय करने के लिए रेडी है। इज द ऑफर टू ₹3 लाख स्टिल वैलिड? क्या बादल द्वारा स्टार्टिंग में दिया गया ऑफर अभी भी वैलिड है? तो आपको डियर मालूम है कि ये अभी भी वैलिड नहीं होगा। चलिए स्क्रीन पे ऑप्शंस देखते हैं। द ऑफर ऑफ ₹3 लाख इज नॉट वैलिड विद अ काउंटर ऑफर ऑफ प्रणव बीइंग मेड। तो आई थिंक आपको यही सही लग रहा होगा, लेकिन आगे के भी ऑप्शंस देख लेते हैं। द ऑफर ऑफ ₹3 लाख स्टिल स्टैंड्स टू प्रणव टू बाय द कार। तो ये तो गलत है क्योंकि ऑफर काउंटर ऑफर के थ्रू खत्म हो चुका है, आपने लीगल प्रिंसिपल में पढ़ा था। द ऑफर स्टैंड्स एज इट वॉज मेड बाय द ओनर ऑफ द कार दैट इज बादल हिमसेल्फ। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। द ऑफर कैन बी रीनेगोशिएटेड बाय द बायर एंड सेलर। तो ये भी आपको सही लग सकता है, लेकिन यहाँ पे सीधी सी बात पूछ रहा है कि वैलिड है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो ए ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहे हैं। A contract becomes void if the performance of the same becomes impossible under the circumstances. कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना जो है सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए, पॉसिबल ना रहे। चलिए फैक्ट्स देखते हैं। रवि ऑफर्स टू बाय द हॉर्स ऑफ अर्जुन फॉर अ प्राइस ऑफ ₹10 लाख। Arjun, not knowing that the horse is already dead, agrees to contract. रवि ने अर्जुन को हॉर्स बाय करने का ऑफर दिया 10 लाख रुपीस में। अर्जुन को बात नहीं पता थी कि हॉर्स ऑलरेडी वो उसकी डेथ हो चुकी है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेटर द ट्रुथ अबाउट द डेथ द हॉर्स इज डिस्कवर्ड। बाद में पता लगता है कि हॉर्स की डेथ हो चुकी है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? राइट तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर हम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फैक्ट्स को एनालाइज करें तो क्योंकि हॉर्स की डेथ हो गई है तो अब उसको बेच पाना जो है पॉसिबल नहीं है, यानी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल हो गया है। तो आपको पता है कि अगर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड मनी मस्ट बी पेड फॉर द हॉर्स। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और मनी को हॉर्स के लिए पे करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है और मनी को जो है हॉर्स के लिए पे नहीं करना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज द परफॉर्मेंस ऑफ द सेम इज इम्पॉसिबल। कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यही ऑप्शन आपको ये सही लग रहा होगा, लेकिन बाकी देख लेते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज द प्राइस ऑफ द हॉर्स इज वेरी हाई, यहाँ पे कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्योंकि हॉर्स का प्राइस बहुत हाई है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड अर्जुन मस्ट डिलीवर अनदर हॉर्स टू रवि फॉर द प्राइस, इसमें कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और अर्जुन को कोई दूसरा हॉर्स जो है वो रवि को प्राइस के बदले देना चाहिए, तो ये भी आपका आंसर सही नहीं है, यानी कि राइट आंसर आपका बी है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए लगे रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, वेयर one of the parties to the contract was in a position to dominate the decision of other party, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी इस पोजीशन पे है कि वो दूसरे के डिसीजन को डोमिनेट कर सकती है। द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी who was in a position to dominate the decision of the other party। डियर ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़ते हैं उससे कुछ अलग सी बात कही गई है, इसलिए मैंने आपको जब ट्रिक्स में चीज़ें बताई थी तो मैंने आपको कहा था प्रिंसिपल आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक वर्ड देखना है, क्या मीनिंग है, आपको अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज अप्लाई नहीं करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है कि द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट किस पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्सेबल होगा, ऑफ द पार्टी हु वाज इन अ पोजीशन, उस पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्सेबल होगा जो कि पोजीशन में है टू डोमिनेट द डिसीजन ऑफ अदर पार्टी, यानी कि जो डोमिनेट करने के पोजीशन पे है, दूसरी पार्टी के डिसीजन को डोमिनेट करने की पोजीशन पे है, उस पार्टी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि जो रियलिटी में आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होता है उसके बिल्कुल रिवर्स लिखा है, तो यहाँ पे आपको इसी प्रिंसिपल को सही मानकर आपको फैक्ट्स पढ़ने हैं, राइट डियर। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं। अ डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹10 लाख फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज फीवर। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे डॉक्टर डोमिनेट करने की पोजीशन पे है पेशेंट को, और उसने जो है पेशेंट से 10 लाख रुपीज़ की डिमांड की है उसका फीवर सही करने के लिए। द पेशेंट पेड एन अमाउंट ऑफ ₹5 लाख एंड प्रॉमिस टू पे द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर द ट्रीटमेंट। पेशेंट जो उसको 5 लाख पे कर देता है और कहता है, प्रॉमिस करता है कि जो बचा हुआ अमाउंट है वो ट्रीटमेंट के बाद पे कर देगा। आफ्टर द ट्रीटमेंट द पेशेंट रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट का फीवर सही हो जाता है। द डॉक्टर डिमांडेड द रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम पेशेंट, डॉक्टर जो है रिमेनिंग अमाउंट जो है वो पेशेंट से मांग रहा है, पेशेंट जो है पे करने से रिफ्यूज कर देता है, द पेशेंट रिफ्यूज टू पे। तो डियर यहाँ याद रखिएगा डोमिनेट करने की पोजीशन पे डॉक्टर है, यानी कि अगर हम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ साफ साफ लिखा है द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु वाज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द डिसीजन ऑफ द अदर पार्टी, यानी कॉन्ट्रैक्ट तब एनफोर्सेबल होगा जबकि वो पार्टी जो डोमिनेट करने की पोजीशन पे है, यानी कि डॉक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो चाहेगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एनफोर्सेबल होगा। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तो आपको इसी लीगल प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है, आपको अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज का यूज नहीं करना है। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेशेंट, इसमें कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट तब तक एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है जब तक जो है पेशेंट की कंसेंट ना हो, राइट। तो कई लोगों ने इसका आंसर ए लगाया होगा, क्योंकि आप जब रियलिटी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ए ऑप्शन सही लगेगा, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पे एनफोर्सेबल डॉक्टर के ऑप्शन पे होगा। बी देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द डॉक्टर। सी देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल एज डॉक्टर वॉज इन डोमिनेटिंग पोजीशन। कई लोगों को ये भी सही लग रहा होगा और जो इमोशनल ट्रैप में आ गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है क्योंकि डॉक्टर जो है डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द पेशेंट बाय द डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द पेशेंट बाय द डॉक्टर। तो डियर अब आप बताइए कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किसके अगेंस्ट एनफोर्सेबल होगा? यस, पेशेंट के अगेंस्ट एनफोर्सेबल होगा डॉक्टर के थ्रू, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे डोमिनेट करने वाली पोजीशन पे है। तो डॉक्टर
के ऑप्शन पे ये जो है पेशेंट के अगेंस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आई थिंक जो मैंने आपको ट्रिक्स दी थी अगर आप उसका ध्यान रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कॉज्ड बाय कोर्शन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन हुज कंसेंट इज सो कॉज्ड। person is committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code 1816। तो यहाँ पे कह रहे हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसका कारण उत्पीड़न हो, कोर्शन हो, वो वॉइडेबल है किसके ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन हुज कंसेंट इज सो कॉज, जिसकी जो कंसेंट ली गई है, जिसकी हाँ जो ली गई है, एक्सेप्टेंस ली गई है, वो कोर्शन के कारण ली गई है। कोर्शन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट। कोर्शन ऐसी चीज को कमिट करना है या कमिट करने के लिए डराना है जो कि इंडियन पैनल कोड में साफ साफ मना किया गया है। चलिए फैक्ट्स देखते हैं। गोपाल थ्रेटेंड दैट इफ सुरेश डज नॉट सेल हिज लैंड टू हिम ही विल टॉर्चर हिज सिस्टर हु इज गोपाल्स वाइफ। गोपाल सुरेश को डराता है कि अगर उसने अपनी जमीन जो है उसको नहीं बेची तो वो जो है उसकी बहन जो कि गोपाल की वाइफ है उसको टॉर्चर करेगा। सुरेश सोल्ड द लैंड टू गोपाल फॉर अ मेगर सम ऑफ अमाउंट। सुरेश गोपाल को लैंड बेच देता है बहुत ही कम अमाउंट में, जो कि उचित नहीं है। उतने अमाउंट में जो है सुरेश जो है वो गोपाल को अपनी लैंड सेल कर देता है। आफ्टर अ फ्यू डेज हिज सिस्टर डाइज ऑफ नेचुरल डेथ। कुछ दिन बाद जो गोपाल की वाइफ है, सुरेश की बहन है, उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है। सुरेश सूड गोपाल फॉर द रिकवरी ऑफ लैंड। सुरेश जो है गोपाल के ऊपर केस डालता है कि उसकी लैंड उसको वापस कर दी जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सुरेश विल सक्सीड एज द कॉन्ट्रैक्ट इज void ab initio। ऑब्वियस सी बात है आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ void की बात नहीं है, voidable की बात है। सुरेश विल सक्सीड एज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कॉज्ड बाय कोर्शन। सुरेश जीतेगा क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका जो रीजन था वो क्वेश्चन था। सुरेश विल सक्सीड एज द कंसिडरेशन फॉर सेल इज फॉर अ मीगर सम ऑफ अमाउंट। सुरेश इसलिए केस में सक्सीड करेगा क्योंकि जो सेल का कंसिडरेशन था वो बहुत ही कम अमाउंट था। सुरेश विल नॉट सक्सीड एज द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड एंड सुरेश वाइफ वाज नॉट टॉर्चर्ड। सुरेश को सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है और सुरेश की वाइफ को टॉर्चर नहीं किया है, टॉर्चर नहीं किया था। तो डियर आपको समझ में आ रहा होगा कि ए और डी तो आंसर नहीं है। हाँ कई लोग जो है सी में आ जाएंगे, लेकिन आपको इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसना है। यहाँ पे सुरेश को अपने केस में इसलिए सफलता मिलेगी क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का कारण था वो कोर्शन था, उत्पीड़न था। तो इसलिए आपका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका आंसर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल दिए गए हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट आर नॉट वॉइड, कोलेट्रल एग्रीमेंट टू वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं वॉइड होते हैं, लेकिन जो वेजरिंग एग्रीमेंट के कोलेट्रल एग्रीमेंट होते हैं वो वैलिड होते हैं। तो आपको इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे XYZ ने जो है 40,000 रुपीज साबू को दिए हैं in order to enable him to award as a prize to Randeep who is the winner of horse race। तो साबू जो है रणदीप को ताकि प्राइज दे सकेगा जो कि हॉर्स रेस का विनर है। तो साबू का रणदीप को प्राइज देना ये आपका क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट है। राइट, और XYZ बैंक जो है साबू को जो 40,000 रुपीज दे रहा है वो उस वेजरिंग एग्रीमेंट का कोलेट्रल एग्रीमेंट है। Later, Sabu refused to pay the price, stating that horse racing is wagering agreement। बाद में साबू जो है रणदीप को पेमेंट नहीं करता है कह के कि हॉर्स रेस जो है वेजरिंग एग्रीमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा कि वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो आपका साफ साफ लिखा था कि वॉइड है। तो वॉइड है तो उसकी कोई लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, रणदीप साबू के ऊपर जो है केस नहीं डाल सकता है। कैन XYZ बैंक रिकवर मनी फ्रॉम साबू? क्या XYZ बैंक जो है साबू से मनी रिकवर कर सकता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि XYZ बैंक और साबू के बीच जो एग्रीमेंट है वो कोलेट्रल एग्रीमेंट है।
तो इसको आप एनफोर्स कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए बोल रहा है यस इट इज ओनली अ कोलेटरल एग्रीमेंट टू हॉर्स रेसिंग एंड देयर फॉर द बैंक कैन रिकवर द मनी फ्रॉम साबू। सही लग रहा है आपको ऑप्शन ए कि हाँ कोलेटरल एग्रीमेंट जो है हॉर्स रेसिंग का वो आपका जो है वैलिड है और बैंक जो है रिकवर जो है साबू से मनी जो है रिकवर कर सकता है। चलिए आगे ऑप्शंस देख लेते हैं। हॉर्स रेसिंग इज इलीगल एंड देयरफॉर XYZ बैंक कैन नॉट रिकवर एनीथिंग फ्रॉम साबू। तो यहाँ पे कह रहे हैं हॉर्स रेसिंग इलीगल है जिसके कारण XYZ बैंक जो है कुछ भी साबू से रिकवर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे डियर मैंने आपको पहले ही बताया XYZ और साबू के बीच का एग्रीमेंट कोलेट्रल है जो कि आपका वैलिड होगा। नो एज इट इज एज वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा क्योंकि ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा डियर। डी में देखे क्या कह रहे हैं बैंक कैन रिकवर मनी फ्रॉम साबू, बैंक साबू से मनी रिकवर कर सकता है सो दैट पेमेंट ऑफ प्राइज मनी कैन बी मेड टू रणदीप, ताकि जो रणदीप है उसको प्राइज मनी दिलवाया जा सके। तो ये भी डी सही नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन ए है क्योंकि साफ साफ बोल रहे हैं कि ओनली अ कोलेटरल एग्रीमेंट टू हॉर्स रेसिंग जो है वो आपका वैलिड है, कोलेटरल एग्रीमेंट वैलिड है, उस कारण से बैंक जो है साबू से मनी रिकवर कर सकता है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है लीगल प्रिंसिपल, वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो और टू प्रोवाइड ग्रेटिटसली। तो यहाँ पे कह रहे हैं जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए कुछ लॉफुली करता है या उसको कुछ डिलीवर करता है लेकिन उसका इंटेंशन ऐसा करने का ये नहीं है कि वो उसको फ्री में कर रहा है, ग्रेटिटसली मतलब बिना प्राइस के फ्री में कर रहा है, एंड सच अदर पर्सन टेक्स द बेनिफिट ऑफ दैट, और दूसरा पर्सन जो है उसके किए गए काम का या जो भी वो प्रोवाइड कर रहा है उसका बेनिफिट लेता है। द लेटर इज बाउंड टू कंपनसेट द फॉर्मर फॉर समथिंग डन और थिंग्स प्रोवाइडेड। तो वो जो बाद वाला पर्सन है उसको पहले वाले पर्सन जो कि एक्ट कर रहा है या उसको कुछ दे रहा है, फॉर्मर को, पहले वाले पर्सन को जिसने कि कुछ किया है या कुछ प्रोवाइड किया है उसको दूसरे वाला पर्सन उसको कंपनसेट करेगा और टू रीस्टोर या सामान वापस करेगा द थिंग्स सो डिलीवर्ड, जो भी उसको सामान दिया गया था। तो दैट इज लीगल प्रिंसिपल। फैक्ट्स देखते हैं। ट्रेडर से डिलीवर सर्टेन इटेबल्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक। तो ए ने गलती से बी के हाउस में कुछ सामान जो है इटेबल्स आइटम डिलीवर कर दिए हैं और बी ने भी उसको नहीं बताया कि गलती है ये उसकी, बी ने उसको इटेबल आइटम को कंज्यूम कर लिया है विदाउट आस्किंग एनीथिंग, कुछ भी पूछा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेशन इज करेक्ट। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शन आपको यही सही लग रहा है, बी इज बाउंड टू पे ए फॉर द इटेबल्स। राइट, उसको जो है बी को ए को पे करना पड़ेगा क्योंकि बी जो है ए के द्वारा जो इटेबल्स दिए गए थे उसको उसने कंज्यूम कर लिया, जबकि ए का इंटेंशन ऐसा नहीं था कि वो उसको फ्री में दे रहा था। वैसे बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बी कैन मेड लायबल टू पे फॉर द इटेबल्स ओनली इफ ए एस्टैब्लिश एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें कह रहा है बी को तभी इटेबल्स के लिए लायबल बनाया जा सकता है जब ए जो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करता है और बी के बीच ऐसा कुछ था ही नहीं एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्रिंसिपल में। बी इज नॉट बाउंड टू पे ए फॉर द इटेबल्स, बी यहाँ पे ए को इटेबल्स के लिए पे करने के लिए बाउंड नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन राइट नहीं है। इट्स द डिस्क्रिशन ऑफ बी टू मेक पेमेंट टू ए। डिस्क्रिशन का मतलब होता है बी जैसा चाहे, उसकी मर्जी। तो इन्होंने कहा है बी की मर्जी है कि वो ए को पेमेंट करता है कि नहीं करता है, तो ये भी आपका जो लॉ के अकॉर्डिंग है ये सही नहीं होगा। चलिए 20 क्वेश्चन पे आते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन it comes to the knowledge of the person to whom it is made। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल तब कंप्लीट माना जाता है जबकि वो उस पर्सन की नॉलेज पे आ जाता है जिसको वो प्रपोजल दिया गया है। ये आपका लीगल प्रिंसिपल बोल रहा है। फैक्ट्स देख लेते हैं। ए सेंड अ लेटर मेकिंग अ प्रपोजल टू बी टू परचेज द हाउस ऑफ बी। तो ए ने एक प्रपोजल लेटर लिख के बी के पास भेजा है हाउस को परचेज करने के लिए। ए ऑप्शन है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रीड्स द लेटर।
राइट तो यही आई थिंक आंसर होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन यहाँ तभी कंप्लीट होगा जब बी उस लेटर को पढ़ेगा। आगे देखते हैं वैसा ऑप्शन क्या है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन ए सेंड द लेटर। नहीं जी, ये चीज़ नहीं होगी। ए ने लेटर केवल भेज दिया है तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा अगर लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि वो बी की नॉलेज में अभी नहीं आया है। बी की नॉलेज में तभी आएगा जब बी उस लेटर को पढ़ेगा। देखते हैं सी ऑप्शन क्या कहता है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बीज वाइफ रिसीव्ड इट। नहीं, बी की वाइफ ने लेटर रिसीव किया है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि बी की नॉलेज में आ जाए। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बीज वाइफ हैंडेड ओवर द लेटर टू बी। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल तब कंप्लीट होगा जब बी की वाइफ उस लेटर को बी को दे देगी। डियर, अभी भी बी ने लेटर पढ़ा नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग जो सबसे राइट आंसर है वो आपका ए होगा। तो डियर, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस के साथ हम अपने पार्ट 3 में जो है मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ, राइट। तब तक आप लोग प्लीज़ प्रिपरेशन करते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। गुड लक, कीप लर्निंग। थैंक यू।